नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं छठी का भूगोल का 8वां अध्याय भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने सभी वनों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। अब हम देखते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। देखिए, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधों ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं तथा इन प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को क्या करते हैं तो रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब जड़ों से देखा जाए तो वनों से हमें कितना फायदा है। यहाँ से हमें कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलते हैं। देखिए, बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए, ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए, आगे इन्होंने क्या कहा है कि वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। किसके? वन्य जीवों के क्या है तो प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव बना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा भी रख सकते हैं। बहुत जरूरी है पेड़ लगाना। हमें पेड़ लगाना चाहिए और लोगों से आग्रह करना चाहिए कि वो भी पेड़ लगाएं। अब देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ से जो हमें मिलता है बहुत ही कुछ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। देखिए, दवाई, आश्रय में भी काम आता है। चारा, ईंधन, खेल का सामान भी इसी से बनता है। बहुत कुछ है यहाँ पर। शहद और इधर फर्नीचर भी हमें यहीं से मिलता है। और देखिए, ये मिट्टी को बांध कर कैसे रखता है। इसके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं तो बांध करके रखता है। उसके बाद देखिए, इधर देखा जाए तो शहद, फल, गोंद, लाख, उसके बाद आपका वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास और इमारती लकड़ी और रबर, सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। तो आगे हम देखते हैं। वनों को उपयोग के बारे में हमने देख लिया और वन्य प्राणी के बारे में जानते हैं। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बिल्कुल सही। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बहुत से यहाँ पर जो है निवास स्थान हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसे कोई भी नहीं भूलेगा। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के किस जगह पाया जाता है तो गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, इसे भी नहीं भूलना है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर? असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कक्ष के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी भी ही प्रचुरता है। किसकी? तो पक्षियों की। मोर हमारा क्या है तो राष्ट्रीय पक्षी है। इस बात को भी ध्यान रखना है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? अब यहाँ पर देखा जाए तो हम बाद में इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस चित्र को आप वन्य जीव वाले चित्र को ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन लेके और इसको आसानी से आप एक बार देख लीजिए कहाँ पर कैसे क्या है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं।
इन्होंने कहा है कि भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं कड़ैत बहुत ही प्रमुख है। भारत में कौन सी सांप बहुत ही प्रमुख है? तो एक का नाम है आपका कोबरा और दूसरे का नाम है आपका कड़ैत। ये बहुत ही विषैले सांप होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रत्येक वर्ष हम किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, किस महीने में मनाते हैं? तो अक्टूबर के महीना में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं उसे आप नोट करेंगे। ये कुछ अखबारों का कटिंग है, इसे भी आप शॉर्ट स्क्रीन के द्वारा ले लीजिए और इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे है प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षी कौन से हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन, क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। अब देखिए, बाहर से भी पक्षी हमारे देश में रहने के लिए आते हैं। इसे कौन सी पक्षी कहा है? तो प्रवासी पक्षी कहा है। इसको भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर और भी इन्होंने दिया होगा, तो उसे भी आपको बता देता हूँ। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में इस प्रकार का प्रश्न नहीं था, सिर्फ पाठ में ही प्रश्न था जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा। आप आसानी से समझ भी गए होंगे और देख भी लिए होंगे। तो चलिए हम अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। जो कुछ प्रश्नोत्तर है उसको देखते हैं कि प्रश्नोत्तर में क्या कहा गया है। अब प्रश्नोत्तर में जो अभ्यास प्रश्न हैं उसे तो आप खुद ही इन चैप्टर को देख के और बनाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से सीटेट क्रैक कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अभी हमने पढ़ा है कि कैसे हवाएं चलती हैं, वहीं से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम बताइए। विभिन्न मौसम के बारे में हम अभी जाना है। तीसरा है, प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या हैं, उसके बारे में भी अभी जाना। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। आप लोग नोट कर लीजिए इनका नाम। हमारे चैप्टर जो अभी था भारत वनस्पति, उसमें से आप इसको देख के नोट कर लीजिए। पांचवा है आपका सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है, इसे भी आप लोग वहां से देखेंगे। और उष्ण कटिबंध वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, उसे भी आप लोग वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। हम अब टिक वाले प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उस प्रश्न का मैं ही उत्तर देने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। दूसरा है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अभी हमने जाना है कौन सा है, मोहसिन राम। देखिए यहाँ पर दिया है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? मैंग्रोव वन के बारे में हमने अभी जाना है। तो खारे जल के पास, कहाँ पर? खारे जल, खारा जल जहाँ पर होता है जिसका उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा है आपका मोहोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका चौथा कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्र से स्थल की ओर। इस बात को ध्यान रखना है। अब खाली स्थान को देख लेते हैं। गर्मी में दिन के समय सूक्ष्म तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो लू, अभी हमने जाना था। उसके बाद आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में क्या होता है? मानसून
बरसने के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद है गुजरात के गिर वन और एशियाई शेर यहाँ पर क्या होता है तो निवास करता है। उसके बाद है मैंग्रोव वन की प्रजाति कौन कौन सी है? सुंदरी, हमने अभी पढ़ा था, जिसका सुंदर वन भी नाम पढ़ा था, सुंदर गांव। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर है। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। खाली स्थान को मानसून वन भी कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। देखा जाए तो भूगोल का वैसे यहाँ पर चैप्टर सारे समाप्त हो गए हैं। 8 चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ाया है। अब लास्ट में जो है हमारे बुक में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसे क्वेश्चन बैंक के तौर पर मैं लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। धन्यवाद।